हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो जरा चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद दे दो। जय हिंद के साथ हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। इन्वर्जन टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रपोजिशन पार्ट 3 हमने किया, इडियम्स एंड फ्रेजेस बढ़िया से किए, क्वेश्चन टैग किया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की डीपीपी भी लगाई होगी। वोकैबलरी के हालात कैसे हैं तुम्हारे? अब बैच खत्म होने के कगार पे है, कुछ वोकैब बन रही है, या जैसे कि जैसे तुम क्लास में आए थे एकदम वोकैब तुम्हारी टट्टू वोकैब थी, तो क्या आज भी तुम्हारी वोकैब थोड़ी टट्टू ही है या बेटर हो गई है? कुछ सीखा है तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि अब तक कुछ वोकैबलरी में, ग्रामर में, इंग्लिश में इतनी सारी क्लासेस लेके, इतनी सारी मेरे से गंदी गंदी बातें सुन के, डांट खा के, कभी कभी प्यार भी खा के, हर दिन तुम्हें मैंने पुश किया डीपीपी लगाओ, रीडिंग करो, शेड्यूल फॉलो करो, क्या जब तुमने आए थे तो जैसे कोरे कागज थे, क्या आज भी वैसे ही कोरे कागज हो, या कुछ सीख गए हो, कुछ बेटर हो गए हो? जरा मेरे को आज थोड़ी बात करके ये बता दो, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन्वर्जन। हाँ, तो देखो, मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि मैंने हर क्लास में तुम्हें कुछ नया पढ़ाया है। कभी भी मैंने आज तक क्लास में कुछ भी रिपीट नहीं किया है। कोई वर्ड वोकैब का रिपीट हो जाए दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन जहां बात है ग्रामर की, कॉन्सेप्ट्स की, मैंने हर दिन तुम्हें नया पढ़ाया है, हर दिन तुम्हें नया ज्ञान दिया। तो अगर तुम नंबर ऑफ क्लासेस देखोगे तो बहुत सारी क्लासेस तुम्हारे पास हुई, इस हिसाब से तुम्हारे पास बहुत सारा कॉन्टेंट पहुंचा। तुम कितना इम्बाइब कर पाए ये तुम्हारे ऊपर है ना, तुम कितना इम्बाइब कर पाए ये तुम्हारे ऊपर। इट्स लाइक कि कहीं तुम गए हो और एक झरना बह रहा है, तो झरना बह रहा है तो भाई तो ये तुम्हारे ऊपर है, वो तो बह रहा है, हर बार बह रहा है, हर धारा नहीं है। जिस भी धारा में तुम जाओगे, हर धारा, हर बार नया पानी ऊपर से गिर रहा है, पुराना वाला बह गया है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना उसमें से कलेक्ट कर पाते हो, कितना उसमें से तुम एब्जॉर्ब कर पाते हो। जितना ज्यादा, जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया उसमें से जितना ज्यादा तुम प्रिपेयर कर लोगे, उतना करीब पहुंच जाओगे अपने एग्जाम के। हर एक चीज मैंने तुम्हें रेलेवेंट पढ़ाई है। जो नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं बहुत ही कंसाइज्ड होती हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है हम कहेंगे हमें 200 क्लास दे दो भाई इनके लिए, तो 200 क्लास दे देंगे। ऐसा नहीं है मैं चाहूंगा मेरी हर दिन क्लास लग जाए तो मेरी हर दिन क्लास लग जाएगी। एवरी टीचर हैज अ रेंज, उस रेंज के अंदर हमें पढ़ाना होता है और आपको सिलेक्शन दिलाना होता है। तो हर एक क्लास में हम अपना 100% लगाते हैं, और इस क्लास में भी लगाएंगे और पिछली क्लासेस में भी लगाया है। तो मैं आपसे ये कहूंगा जितना आपको पढ़ाया गया है ना अब तक, सबको तैयार करिए, सॉलिड तैयार कीजिए। टाइम बहुत कम बचा है ना, फिर उसके बाद हमें रिवीजन भी करना है, फिर मॉक टेस्ट का सिलसिला शुरू होगा। ठीक है, फिर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के 10-12 दिन में मैं तुम्हें फिर यूट्यूब पे रगड़ूंगा बढ़िया से कि भाई देखो कितना आता है। टेढ़े से टेढ़ा क्वेश्चन लेके आएंगे, हर तरह के क्वेश्चंस को पछाड़ेंगे। लेकिन ये सिर्फ तब हो पाएगा जब हमारा पिछला काम पूरा होगा। हम टेढ़े से टेढ़े क्वेश्चन पे तो तब लेके जाएंगे ना आपको, जब आप सीधे से सीधे वाले बना रहे हो ना। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी। सो वी आर लेफ्ट विथ अराउंड 3 मंथ्स। तो 3 महीने की बात है यार, झोंक दो अपने आप को। ये 3 महीने आने वाले तुम्हारी जिंदगी के 30 साल बदल देंगे, है ना बाबू? चलो। अरे बहुत मौके आएंगे मयंक जोशी पढ़ने के लिए तुम्हारे। ऐसा नहीं है, रिवीजन भी होगा, रिवीजन भी होगा, इतने सारे बैचेस हैं पढ़ने वाले के लिए ना। पढ़ने वाले के लिए कोई कमी ही नहीं है। ठीक है, अभी जैसे एक गधे का मैसेज आया, सर और फास्ट पढ़ाओ, थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। तो मेरे को समझ में आया फास्ट क्या मतलब, गाड़ी चल रही है क्या? एक पेस होता है चीजों को सिखाने का, उसे इम्बाइब कराया जाता है। टीचिंग ऐसा नहीं है कि कोई भी गड़े सड़क छाप उठ के आ जाएगा और पढ़ा देगा ना। यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है, उसको तुम्हें इम्बाइब कराना है, साथ ही साथ इम्पैक्टफुल बनाना है। उसका असर तुम्हारे जीवन पे भी दिखना चाहिए जो तुमने पढ़ा है। तुम्हारी जिंदगी बदलनी है बे। ये बड़ा ये बड़ा टारगेट होता है, और बड़े टारगेट जो होते हैं वो बड़ी मेहनत से अचीव होते हैं, और पास नहीं चला जाता है उसमें, गाड़ी नहीं छूट रही है मेरी। समझ रहे हो? तो ये गधों वाली बातें मत करा करो, इससे ऊपर उठ जाओ। ये स्कूल की क्लास नहीं है कि आज टीचर आया है यही पढ़ाना है ना। समझे करो। चलो, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ से तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा। कुछ बच्चों को ने अगर इन्फिनिटी ऐसा कुछ ले रखा होगा तो उन्हें शौर्य 2.0 मिल जाएगा।
अब इसका मतलब ये नहीं शौर्य 2.0 मिलेगा तो देखूं सर 2.0 में क्या पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं देखना है आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आपको सिर्फ वहां से क्वेश्चंस लगाने, ठीक है, क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है, जिस बैच के क्वेश्चन मिले लगाओ, और हर बैच के क्वेश्चंस अलग होते हैं, हर बैच का कंटेंट अलग होता है, ठीक है, तो तुम्हें वहां से क्वेश्चंस लगाने हैं, वही चैप्टर हैं जो तुम्हें पढ़ाए हैं, थोड़े से अलग हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं होगा, वैसे एक आध कोई चैप्टर अलग हो जाए, अलग भी क्या होगा, उसका नाम अलग होगा या बहुत, या उसके पार्ट कम होंगे, ये हो सकता है। जैसे तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया, उनको बेचारों को एक ही क्लास में खत्म करना पड़ा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, रीजन क्या है, उनके पास टाइम कम है, वो बैच अभी स्टार्ट हुआ, लेकिन पढ़ाया सब है, उन्हें छोड़ा कुछ नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स और बहुत सारी चीजें थोड़ी वो हमें पता है कि दैट, तो वो कैसे करना है, जैसे विराट कोहली है ना, वो 80 गेंदों में भी 100 मार देता है, जरूरत होती है तो 50 में भी मार देता है, ठीक है, तो ये अप टू द स्किल होता है, स्किल के हिसाब से होता है, रन उतने ही पड़ते हैं। खैर, दूसरी चीज अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जब आपका यहाँ से सिलेबस खत्म होगा तो एक तो शौर्य 2.0 आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा हमारा शक्ति बैच आएगा जो यूट्यूब पर आएगा, तो शक्ति में हम पूरा पढ़ाते हैं झोंक के, अगर तुम्हें वहां से कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करना है तो भी तुम्हारा हो जाएगा। शक्ति बैच के बाद हमारा आएगा अभ्यास बैच, या हो सकता है अभ्यास पहले आए, वैसे मोस्ट प्रोबेबली शक्ति पहले आएगा। अभ्यास बैच का नाम ही अभ्यास है, मतलब प्रैक्टिस, उसमें हर टॉपिक पे हम आपको 50-50 100-100 क्वेश्चन कराएंगे, 100 क्वेश्चन 8 यूनिवर्सल रूल के, 100 क्वेश्चन टेंसेस के, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ उसमें मैं, क्वेश्चन और सोल्यूशन, बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ 23-23 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो 1-1.5 घंटे में 100 तो 120 क्वेश्चन हम करके भागते हैं, यूट्यूब क्लास रहती है। इसके बाद तुम्हारा शुरू हो जाएगा अंतिम पग, अंतिम पग नहीं, वो लास्ट फेस्ट, ठीक है, तो तुम्हारे पास बहुत सारे मौके आएंगे किस चीज के, रिवीजन करने के, जो चीजें तुम्हारी कमजोर है उनको स्ट्रॉन्ग करने के, लेकिन ये जो बैच है ना, ये बैच है सीखने का, अपने आप को उन YouTube क्लासेस के लिए तैयार करने का, जहां से तुम रिवीजन कर सकते हो। वहां रिवीजन कराने की क्या वजह है कि वहां पे बच्चा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बच्चे के बीच में जब आप रिवीजन करते हो तो आपको पता चलता पाता है कि आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल है, समझ रहे हैं बात। सो दिस इज द रीजन वी हैव डन इट ऑल। अभी आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्जन की, क्या हम शुरू कर सकते हैं क्लास? शक्ति बैच फ्री होगा, इसके बाद तुम्हें कोई बैच नहीं खरीदना है, देखो शक्ति बैच तुम्हारे लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा, अभ्यास बैच यूट्यूब बैच है, जहां मैं कह रहा हूँ यूट्यूब बैच वो तुम्हारे लिए फ्री है, ये दोनों बैच तुम्हारे लिए फ्री होंगे। एक तीसरा बैच भी होता है, कौन सा, जो मैंने क्या बताया था, लास्ट फेस्ट, ये भी तुम्हारे लिए फ्री होगा, तो अल्टीमेटली ये 3 बैचेस मोस्ट प्रोबेबली आने ही हैं तुम्हारे लिए, और ये 3 बैचेस में एक एक टॉपिक के बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक के लगभग 200 क्वेश्चन होंगे, बहुत मान मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अलग लॉन्च करेगा डिफेंस वाला, टेस्ट सीरीज में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह खूब सारे मिलेंगे, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है, बस जो तुम्हें बताया जा रहा है वो करते जाओ, शेड्यूल फॉलो करते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ, सब कुछ तुम्हें मिलता जाएगा, यहीं से हम प्रोवाइड कराते रहे, ठीक है। बेटा ये सब मुझे नहीं पता है, बड़े टेक्निकल और मार्केटिंग की चीजें, तो एक मेरे साथ थोड़ी है, मैं कंटेंट वगैरह देख लेता हूँ, काम मेरे पास बहुत ज्यादा रहता है, तो मैं वो ये का पता नहीं है ये वाले का कि मतलब इन्फिनिटी के साथ ये फ्री मिलेगा या नहीं, मैं अपडेट करा दूंगा, आपको बता दूंगा कि इन्फिनिटी के साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, कल बता देंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आगे तुम्हारे आने हैं, ठीक है, सिलेबस में है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें करा दिए जाएंगे, यू नीड नॉट वरी। मैं ये नहीं कह रहा कि आज सिलेबस खत्म हो रहा है, अभी तो काफी बचा है ना, जो जो बचा है जो डिस्क्रिप्शन में है वो मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम खत्म होने के कागार पे हैं। जैसे मान लो तुम घर पहुंचने वाले हो, 10 किलोमीटर रह गया है, और तुम चलते आ रहे हो 100 किलोमीटर से, ठीक है, 10% सिलेबस रह गया, अब 10% में बहुत सारी चीजें बची हैं, तो 10% अपना अच्छा खासा होता है भाई, ठीक है, चल। हम्म। मैं तो बस तुम्हें ये बता रहा हूँ, देखो तुम लोगों के तो क्या, तुम्हें बैच खरीदने की पड़ गई यार, भाई बैच खरीदने की, मैंने एक भी बैच खरीदने वाला नहीं बताया यार तुम्हें को, मैंने तो तुम्हारे को ये बोला कि ये बैच इनफ है तुम्हारे लिए, तुम्हें बस प्रैक्टिस के लिए चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए तुम्हें शौर्य 2.0 क्यों चाहिए, सोच के देखो, शौर्य के लिए शौर्य 2.0 क्यों चाहिए, पुरानी शक्ति से कर लो ना, पुराने विक्रांत से कर लो, विक्रांत बैच के क्वेश्चन और भी टफ है इंग्लिश के, वहां से कर लो, विक्रांत बैच से उठा लो, सीडीएस पे वाले चैनल पे, डीडब्ल्यू पे वो फ्री पड़ा हुआ है, वहां से ले सकते हो ना, तुम्हें क्वेश्चन ही तो लगाने, विक्रांत बैच में बहुत क्वेश्चन है, पुराना अभ्यास भी पड़ा है, वहां से भी लगा सकते हो, ये सारे यूट्यूब बैचेस है, ठीक है, तो ये मत सोचो कि शौर्य 2.0 मैं कैसे खरीदूंगा, मेरे को नहीं मिला, यू आर नॉट सपोज टू परचेज ईच एंड एवरी बैच, अंडरस्टैंड प्लीज। चलो पढ़ लो आप। तो इन्वर्जन क्या होता है ना, आज हम इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स जानेंगे,
इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे और सबसे मजेदार चीज हमारी इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी। यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बहुत ज्यादा, इस पे कभी क्वेश्चन आ जाता है कभी नहीं आता, मतलब क्वेश्चन और मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अंग्रेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पता होना जरूरी है, क्योंकि ये ना रिलेट करता है एक्चुअली, ये रिलेट करता है किसके साथ, टेंसेस के साथ, वर्ब्स के साथ, ठीक है। इसके अलावा इसका अगर कभी तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई, अच्छी किस्मत मानता हूं मैं अगर इन्वर्जन पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि आसान क्वेश्चन होता है, बच्चा आसानी से कर सकता है, तो अच्छी किस्मत मानता हूं मैं अगर इन्वर्जन से क्वेश्चन आता है, तो आए तो मुश्किल से तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, अगर आए तो एक, मिनिमम एक, मैक्सिमम 2, जरूरी नहीं है कि एक भी आए, मिनिमम 0 भी हो सकता है। तो आ भी जाते हैं इन्वर्जन से क्वेश्चन, नहीं भी आता है इन्वर्जन से क्वेश्चन, बट ये टॉपिक ऐसा एक क्लास में खत्म हो जाता है, इजी होता है, अगर आप इसके 25-30 क्वेश्चन लगा लेते हैं सब कवर हो जाता है, सिंपल सिंपल इसके कॉन्सेप्ट है, सुनने में खतरनाक लगता है इन्वर्जन क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं होता, पर ये बहुत ही आसान होता है, ये ऐसे 1 मिनट में पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। और अगर इससे क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो ये रिलेट करता है टेंसेस से और वर्ब से, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश सेंस को और ग्रामर को मजबूत करने के लिए। अब बात करते हैं कि इन्वर्जन भैया होता क्या है। इन्वर्जन, इन्वर्ट का मतलब जानते हो, इन्वर्ट कहां कहां सुना ये वर्ड तुमने, इन्वर्ट? मैं बताता हूँ, फिजिक्स पढ़ी होगी तुमने तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा, उसमें इमेजेस बनती हैं, रियल इमेज बनती है, इमेजिनरी इमेज बनती है, और एक बनती है इन्वर्टेड इमेज, उल्टी। तो भाई इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, अपसाइड डाउन, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, अपसाइड डाउन, उसी से वर्ड बना इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब हो जाता है उल्टा कर देना। क्या मतलब हो जाता है, उल्टा कर देना। जैसे एक तो होता है सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट के साथ आती है वर्ब, तो ये है सेंटेंस बनाने का आसान तरीका। ये हो गया भाई हमारा सेंटेंस, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाई, सेंटेंस देखो कितना प्यारा तैयार हो। एक और तरीका, इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का क्या मतलब, उल्टा करने का मतलब है कि भाई पहले आएगी वर्ब और बाद में आएगा सब्जेक्ट और अब बनेगा सेंटेंस, और ये तरीका कहलाता है इन्वर्जन। पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट। तुम कहोगे पर सर काहे, ऐसे सेंटेंस बन रहे थे, जिंदगी सही चल रही थी, ये क्यों ऐसा मेंटोस जिंदगी क्यों बना रहे हो, पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट काहे लगवा रहे हो? 2 रीजन की वजह से। कहने का मतलब है कि क्यों, व्हाई इन्वर्जन इज नीडेड और इम्प्लाइड। तो फंक्शंस ऑफ इन्वर्जन अगर मैं कहूं तो 2 हैं। सबसे पहले तो क्या है, चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की फॉर्म बदल देता है। जैसे ऑप्टेटिव बनाना हो, इंटेरोगेटिव बनाना हो तो वर्ब पहले आ जाती है, ठीक है। तो पहला रीजन है कभी आपको चेंज ऑफ फॉर्म करना हो। दूसरा रीजन है एम्फेसाइजेशन। एम्फेसाइजेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे जोर लगा के कहना चाहते हैं। तो चेंज ऑफ फॉर्म और एम्फेसाइजेशन से कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा हैव यू एवर सीन ए स्नेक, क्या तुमने कभी कोई सांप देखा है? डिड शी जॉइन कैंपेन। तो देखो भाई क्या हुआ, पहले वर्ब आई बाद में सब्जेक्ट, पहले वर्ब आई बाद में सब्जेक्ट, एम्फेसाइजेशन कर रहा है। तो एक तो तरीका होता है ये, मैंने कहा आई हैव नेवर सीन सच अ
क्लेवर गर्ल। कह रहा है मैंने आज तक इतनी चालाक लड़की नहीं देखी है, नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी। मान लो इसके साथ हुआ क्या है, हुआ ये है कि भाई सुबह सुबह का टाइम है, अपना जॉगिंग करता हुआ जा रहा है, एंड ये एस्पायरेंट है, बॉडी बनानी है, फिटनेस टेस्ट भी पास करना है, ऐसे जो रहता है फिजिकल। देखा एक बेचारी लड़की परेशान खड़ी है, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, किक्स पे किक मार रही है। तो उसने सोचा चलो यार, होगी किसी की बहन हो सकती है, किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, मैं इसकी मदद करता हूँ, कल कोई मेरी वाली की मदद करेगा। या इसने वही जो अपने पापा के स्कूटर के साथ करता है, यूं यूं हिलाया उसको, ना आड़ा टेढ़ा लिटाया, एक दो किक मारी, स्कूटी स्टार्ट हो गई। ठीक है, लड़का एकदम हीरो। लड़की ने बोला थैंक यू। ठीक है, बहुत स्माइल कर, अच्छा हुआ, मुस्कुराता हुआ जा रहा है। सामने से एक अंकल आ रहे हैं, अंकल ने कहा बेटा जेब तो चेक कर ले। ठीक है, अक्सर ये यहाँ पे आती है पुल पे, सुबह सुबह के टाइम में। ठीक है, और उसने देखा वॉलेट गायब, ज्यादा पैसे नहीं थे, 350 ही थे, पर इसके लिए बहुत थे, गायब। तो ये कह रहा है क्या, नेवर हैव आई सीन सच अ क्लेवर गर्ल। अब इसका मतलब क्या, हैरान होकर कह रहा है, कह रहा है भाई इतनी चालाक लड़की मैंने नहीं देखी आज तक। एक तरीका ये है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बस नीचे वाले पे एम्फेसाइजेशन। तो ये दो काम होते हैं किसके, इन्वर्जन के, एक तो चेंज ऑफ फॉर्म और एक एम्फेसाइजेशन। तो आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा कि इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा कर देना, पहले वर्ब आती है और बाद में सब्जेक्ट आता है। अब सवाल यह है काहे करते हो ऐसा, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि चेंज ऑफ फॉर्म हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे इंटेरोगेटिव कर दिया सेंटेंस को, जब भी इंटेरोगेटिव बनाओगे तो ऐसा करोगे। दूसरा रीजन है एम्फेसाइजेशन का, नेवर हैव आई सीन सच अ क्लेवर। अब बात यह है कब कब लागू करते हो, ये तो रीजन है इसलिए लागू करते हो, पर ये रीजन तुम कब कब दोगे, कब लागू करते हो, इस पे हम बात करेंगे। यहाँ तक समझ में आया तो बताइए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाजे तो पूछिए। किसी की जेब कटती है तुम्हें बहुत मजा आता है ना, खुश हो जाते हो तुम। आ जाते हैं भाई आगे। अब बात यह है कि सर ये कौन सी वाली वर्ब आएगी पहले, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी क्या हमेशा ना। ये वर्ब के बारे में दो बातें याद रखो। वर्ब should be placed before the subject but not necessarily start the sentence। सब्जेक्ट से पहले लगेगी पर हमेशा सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेगी। तुम कहोगे सर यहां पे तो कर रही है, पर हमेशा नहीं करेगी, बहुत बार हो सकता है कि नहीं करे। जैसे why have you come here, लो यहां पे why से स्टार्ट हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं वर्ब से सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होगा, है ना। देखो यहाँ पे वर्ब से स्टार्ट नहीं हुआ है, वर्ब बाद में आई है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट से हमेशा पहले ही आई, ये बात है कहने वाली। दूसरी चीज, वर्ब कैन बी ऑक्सिलरी, मोडाल और रेगुलर। ये वर्ब कोई भी हो सकती है, ये वर्ब ऑक्सिलरी भी हो सकती है, ये वर्ब मॉडल भी हो सकती है, और ये वर्ब रेगुलर वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, तो इन दो चीजों का और ध्यान रखना है। अब हम अगली हेडिंग पे चलते हैं जिसका नाम है केसेस ऑफ इन्वर्जन। कहां कहां इन्वर्जन हम लागू करते हैं, कहां कहां इन्वर्जन लगाते हैं, कहां कहां उल्टा करते हैं इसको। तो भाई देखो, जो सबसे पहला पॉइंट है जहां पे हम इसे उल्टा करते हैं, ये आप सब जानते हैं, अभी हमने पढ़ भी लिया है। कौन सा है, इंटेरोगेटिव। दूसरा है भाई
ऑप्टेटिव। तीसरा है भाई शॉर्ट आंसर्स। चौथा है हाइपोथेटिकल्स। कंडीशनल्स। अच्छा ये बताओ, कुछ मत बताओ। हाइपोथेटिकल्स, शॉर्ट आंसर्स, देन इंट्रोडक्टरी नेगेटिव। कहने का मतलब है कि सेंटेंस स्टार्ट हो जाए किसी नेगेटिव वर्ड से। ठीक है, इंट्रोडक्टरी V3 मतलब पास्ट थर्ड फॉर्म, या फिर इंट्रोडक्टरी ING। अगर इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, ये ING कौन सा होगी, ये PP होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जिरेंड नहीं होगा। इससे अगर सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो भी इन्वर्जन लागू हो जाए। ठीक है, इंट्रोडक्टरी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, इसमें भी इन्वर्जन लागू हो जाए। एडवर्बियल फ्रेज, अगर इंट्रोडक्टरी हो, अगर एडवर्बियल फ्रेज से सेंटेंस स्टार्ट हो, कोरिलेटिव कंजंक्शंस अगर ये हो जाए इंट्रोडक्टरी, certain phrases इंट्रोडक्टरी। ठीक है, तो ये 10 केसेस आप याद रखेंगे जिनके साथ इन्वर्जन लागू होता है। आइए समझते हैं और जानते हैं एग्जाम्पल से कैसे। जैसे इंटेरोगेटिव, दुनिया का कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस सोच लीजिए, किसी भी टेंस का सोच लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें इन्वर्जन ना लगे। जैसे डज शी प्ले विद अस, वुड यू गो अगेंस्ट देम। तो देखो भाई, वुड पहले आया, यू बाद में आया, डस पहले आया, शी बाद में आया, इन्वर्जन लागू हो गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब या तो तुम कोई विश कर रहे होते हो, किसी को ब्लेसिंग दे रहे होते हो, या फिर कर्स, अभिशाप या वरदान, ऐसी कुछ बात कर रहे होते। तो तुमने देखा होगा मे से सेंटेंस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे शी डाई इन हार्नेस, कोस दिया तुमने किसी को। तो ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, विश है, ब्लेसिंग है, मे पहले आएगा, गॉड और शी बाद में, ऑप्टेटिव है। शॉर्ट आंसर्स क्या होते हैं
शॉर्ट आंसर्स का मतलब वो करता है, जैसे तुमने कहा कि मुझे कॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद है, उसने कहा मुझे भी, तो ये मुझे भी क्या था, शॉर्ट आंसर था। तुमने कहा मैं नॉनवेज नहीं खाता, उसने कहा मैं भी नहीं खाती, तो मैं भी नहीं क्या था, शॉर्ट आंसर था। ठीक है, इसी तरीके से हम इसे इंग्लिश में भी यूज करते हैं, जैसे आई डोंट स्मोक, उसने कहा आई डोंट स्मोक, नाइदर डज शी, तुमने कहा मैं सिगरेट नहीं पीता, उसने कहा वो भी नहीं पीती, नाइदर डज शी, इस तरीके से बन जाता है। तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, ना मैंने क्वेश्चन मार्क तुम्हें लगा के दिखाया, पर ये क्वेश्चन नहीं है, नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अगर कोई सोच रहा है सवाल है, नहीं, नाइदर डज शी, वो भी नहीं पीती है, ये मतलब है इसका, ठीक है। या फिर अगला सेंटेंस देखो, शी ऑलवेज टेल्स अ लाई, हमेशा वो कोई ना कोई झूठ बोलती है ना। अब ये बात कैसी हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गई, तो सेम टेंस बस ये फॉलो होता है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट था तो यहाँ पे भी प्रेजेंट रहा, ठीक है ना, और ये नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव रहा, अब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, आई ऑलवेज टेल अ लाई, सो डू आई, उसने कहा शी ऑलवेज टेल अ लाई, वो हमेशा झूठ बोलती है, तुम कह रहे हो मैं भी झूठ बोलता हूँ, सो डू आई, मैं भी तो बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव रहता है तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव वाले ना इधर से बनते हैं और ये वाले ऐसे बनते हैं। अगर इसका टेंस चेंज करूंगा, दे हैव नॉट पेड द बिल, नाइदर हैव यू, तो कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने बिल नहीं पे किया है, तुमने भी नहीं किया है, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, टेंस बिल्कुल रहेगा, क्वेश्चन टैग की तरह देखने में है ये, पर ये क्वेश्चन टैग है नहीं, ये शॉर्ट आंसर है, ये वही वाला है, हाँ मैं भी नहीं करता, तुम भी तो नहीं जाते हो, वो भी तो नहीं करता है, ये वही सेंटेंस है जो हम इंग्लिश में हिंदी में यूज करते हैं, आज तुम्हें इंग्लिश में बताया। हाइपोथेटिकल्स का क्या मतलब है, हाइपोथेटिकल्स का मतलब है कि वो ये वाला सेंटेंस याद होगा तुम्हें, इफ आई वर अ किंग आई वुड रूल, तो भाई इसको लिखने का एक तरीका और है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल सेम मीनिंग होगा, वर आई अ किंग आई वुड रूल, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एम्फेसाइजेशन आ गया, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। क्या कह रहा है, होता अगर मैं कोई राजा, वर आई अ किंग, होता अगर मैं कोई राजा, आई वुड रूल, तो मैं राज करता। तो भाई दोनों तरीके सही है, ऐसे चाहे ऐसे लिख दो, नीचे वाले में इन्वर्जन लगा है, पहले वर्ब आया है बाद में सब्जेक्ट आया, ठीक है, दोनों ही तरीके सही। अब यही चीज ना परफेक्ट टेंस के साथ भी हो जाती है। परफेक्ट टेंस का क्या मतलब है, भाई ये सेकंड फॉर्म थी, अगर मैं इसकी थर्ड फॉर्म कर दूं तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड बीन अ किंग। अब ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, ये कह रहा है अगर मैं कोई राजा हुआ होता, अब इसे भी पास्ट परफेक्ट में ले लोगे, आई वुड हैव रूल्ड, तो मैंने राज किया होता, ये इंडेफिनिट था तो ये भी इंडेफिनिट था, ये परफेक्ट है तो ये भी परफेक्ट हो, इफ आई हैड बीन अ किंग आई, तो अब इसका इन्वर्जन वाला तरीका क्या है, ये भी बन जाएगा इन्वर्जन से, कैसे, ऐसे, हैड आई बीन अ किंग, बाकी वैसे ही रहेगा, आई वुड हैव रूल्ड। तो इसका भी मतलब ये है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बस नीचे वाले में इन्वर्जन लागू हुआ है, वर्ब पहले आई है और सब्जेक्ट बाद में है, ऊपर भी यही हुआ है, वर्ब पहले आई है सब्जेक्ट बाद में आया है, सब तरीके, चारों सेंटेंस बिल्कुल सही, ये तरीके हैं लिखने के, इनको मिक्स नहीं करना है ना, या तो ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, इनको मिक्स नहीं करना है, या तो ऐसे लिखना है या फिर ऐसे करना है, दोनों ही तरीके सही, बस इन दोनों में टेंस का फर्क है, ये पास्ट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तक समझ में आ गई है बात तो बता दो, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज तो पूछो।
अब बात आती है इंट्रोडक्टरी नेगेटिव। कहने का मतलब है अगर सेंटेंस स्टार्ट हो जाए किसी नेगेटिव वर्ड से, इसका क्या मतलब है? नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं भाई? बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्कार्सली, रेयरली, नथिंग, seldom, never, barely, इन सब से, नॉट, इन सब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है तो इन्वर्जन लागू हो जाए। ठीक है, जैसे seldom has she paid the charges, मुश्किल से कभी उसने चार्जेस पे किए हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने सेल्डम से स्टार्ट किया, इसलिए आपको हैज करना पड़ा। आप चाहते तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते, शी हैज सेल्डम पेड द चार्ज। इसका मतलब है मुश्किल से उसने कभी चार्जेस पे किए हैं। सेल्डम का मतलब नेवर जैसा होता है, नेवर से थोड़ा सा हल्का है। जैसे ऑलमोस्ट होता है, ऑलमोस्ट का मतलब होता है हमेशा ना, ऑलमोस्ट हर बार, है ना। और ऑलवेज, ऑलवेज बिल्कुल हमेशा होता है। ऑलमोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? हमेशा तो नहीं, मतलब लगभग पूरा उतना ही। तो इन द सेम मैनर वी हैव सेल्डम, जैसे हम कहते हैं लगभग कभी नहीं, लगभग कभी नहीं सेल्डम। ठीक है, तो नेवर जैसा होता है। या फिर आपने कहा नथिंग, या नॉट सिंगल टीयर she shed when he left the town। तो सेंटेंस का मतलब है एक आंसू नहीं बहाया उसने। कब? जब वो लड़का शहर छोड़ के गया, एक आंसू नहीं बहाया, वो तो खुश थी, उसने दूसरा बनाया, नॉट अ सिंगल टीयर। तो ये हो जाएगा डिड शी शेड, ऐसे होगा। बाकी सारी कहानी वैसी रहेगी, समझे? क्यों? क्योंकि नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, नॉट अ सिंगल टीयर, तो ये वर्ब पहले आएगा शेड, तो इसलिए डिड से हम बनाएंगे डिड शी शेड। ठीक है, ना कि शी शेड। शेड शी भी गलत हो जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। नेवर से मैंने आपको दिखाया था, तो हार्डली हैव आई सीन हिम वर्किंग, कह रहा है मुश्किल से देखा है मैंने उसे कभी काम करते हुए। तो देखो पहले हार्डली आया, बाद में हैव आया और सब्जेक्ट बाद में आया। ठीक है, तो अगर कोई भी सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो जाता है तो भी इन्वर्जन लागू हो जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाले पेज का सारा क्लियर है क्या? हम अगले पेज पे जा सकते हैं। हम्म, ठीक है भाई लोग, चलिए तो हम आगे आ गए और हम अब बात करेंगे इंट्रोडक्टरी थर्ड फॉर्म। मतलब अगर सेंटेंस स्टार्ट हो जाए थर्ड फॉर्म से, जैसे
situated at the bank of the Yamuna is the capital of India। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट है कह रहा है कैपिटल ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द यमुना। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द यमुना इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर broken into pieces was lying my prized possession। broken into pieces, टुकड़ों में टूटा हुआ पड़ा था मेरा प्राइस पोजेशन। प्राइस पोजेशन मतलब बड़ी प्यारी चीज जिससे तुम बड़ा प्यार करते हो। कोई डायरी हो सकती है, कोई पेन हो सकता है, तुम्हारी फुटबॉल हो सकती है, क्रिकेट बैट हो सकता है, ठीक है, तुम्हारी कोई कॉमिक हो सकती है, तुम्हारा स्कूल बैग हो सकता है। सबसे प्यारी, जैसे वो गदर मूवी में दिखाया ना, दंगा हो गया है, लोग मर रहे हैं, उसे ताजमहल की चिंता है, ताजमहल उठा लूं, म्यूजिक बजता है, हाँ हाँ, जब भी वो ताजमहल आता है तो उसका मतलब यही है कि वो उसका प्राइस पोजीशन था भाई, वो छोड़ के नहीं जा सकती थी। बाप छोड़ गई वो पाकिस्तान में, ताजमहल लेके गई, समझ रहे हो। अगला इंट्रोडक्टरी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो जाए किससे, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से, फास्टर से, बेटर से, ठीक है, जैसे फास्टर देन एनी अदर एनिमल, runs a leopard। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, a leopard runs faster than any other animal। तो फास्टर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इसलिए पहले रंस आया और बाद में सब्जेक्ट है। इसलिए मैंने कहा था ये मत सोचना कि रेगुलर वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पे रेगुलर वर्ब से इन्वर्जन आ रहा है और बिल्कुल सही है। तो फास्टर देन एनी अदर एनिमल रंस अ लेपर्ड, ठीक है। या फिर बेटर देन एनी अदर लीडर was the ex prime minister। So better than any other leader, बेहतर किसी दूसरे लीडर से, कौन था, was the ex prime minister। So the ex prime minister was better than any other leader, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? एडवर्बियल फ्रेज का मतलब होता है जो कोई प्रेपोजिशन के साथ कोई चीज आती है और वो कोई एडवर्ब होता है, वो किसी कोने की बात कर रहा होता है, किसी जगह की बात कर रहा होता है, किसी, मतलब एडवर्ब समझते हो ना, एडवर्ब क्या होता है, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है। तो वो बता रहा होता है कोई काम कहीं पे हुआ, कोई प्लेस, या और आसान भाषा में बताऊं तो मैं कहूं पलंग के नीचे, झाड़ियों के पीछे, छत के ऊपर, उधर खोपचे में। ये हमेशा इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्बियल फ्रेज होते हैं। जैसे मैंने कहा behind the bushes was hiding the enemy। दुश्मन छुप रहा था कहाँ, झाड़ियों के पीछे। behind the bushes was hiding the enemy। तो the enemy was hiding behind the bushes, ये कहना चाह रहे हो। ये रहा सब्जेक्ट और ये रही वर्ब। behind the bushes से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ये एडवर्बियल फ्रेज है। जैसे under the tree were found
अंडर द ट्री वर स्लीपिंग द गैंग ऑफ रॉबर्स, द गैंग ऑफ रॉबर्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, ये कहना चाह रहे। तो यही हो गया बिहाइंड द हिल, ये मैंने कहा ऑन द हिल lived an old magician, so an old magician lived on the hill, है ना, यही आप कहना चाहते हैं। तो ये एडवर्बियल फ्रेज क्या होते हैं, जहां पे कोई प्रेपोजिशन शुरू में लगी होती है और आगे कोई नाउन होता है, प्रेपोजिशन फिर नाउन, प्रेपोजिशन फिर नाउन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे ऑन द हिल, बिहाइंड द बुशेस, ठीक है, या अप द लेडर, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाते हैं, एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब बन जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसा होता है, इसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस का मतलब होता है भाई जो साथ में आते हैं, जैसे नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो, नो सूनर के साथ क्या आता है, देन, हार्डली, स्कार्सली, इनके साथ क्या आता है, व्हेन, सो के साथ क्या आता है, दैट। तो ऐसे सारे केसेस में अगर सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा तो इन्वर्जन लागू कर देगा। जैसे so cleverly did she escape that nobody knows anything. So cleverly, इतनी चालाकी से वो गई, निकली वहां से, गायब हुई, बच के निकली, दैट nobody knows anything, कि किसी को कुछ पता ही नहीं कहां गई, ठीक है। तो सो के साथ दैट का जोड़ा और इन्वर्जन लागू। आप कहना चाहते हैं शी एस्केप्ड सो क्लेवरली दैट नोबडी नोज एनीथिंग, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही सेंटेंस नो सूनर से आपने बहुत बार देखे होंगे, ठीक है। तो नॉट ओनली से दिखाता हूं, नॉट ओनली does she help the poor but also, वो सिर्फ मदद नहीं करता पुअर्स की, वो सिर्फ गरीबों की मदद नहीं करती है, बट ऑल्सो फीड स्ट्रे डॉग्स, वो सिर्फ गरीबों की मदद नहीं करती, स्ट्रीट डॉग्स को भी खाना डालती है। तो नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इसलिए पहले डज आया और बाद में शी आया और इन्वर्जन। एक सेंटेंस और देखते हैं, किससे देखें भाई, इसमें से हार्डली से देख लेते हैं। हार्डली डिड ही कम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो क्या मतलब हुआ, मुश्किल से वो आया था, हार्डली डिड ही कम, मुश्किल से वो आया था, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो भाई कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ इन्वर्जन लागू हो जाएगा अगर सेंटेंस को वो स्टार्ट करें। ऐसा ही होता है सर्टेन फ्रेजेस के साथ, ये बहुत सारे फ्रेजेस हैं, ये बेसिकली एडवर्बियल फ्रेज जैसे ही हैं, जैसे राउंड द कॉर्नर, ऑन नो कंडीशन, एट नो टाइम, या फिर अंडर नो circumstances, या फिर to such a degree, to such an extent, to such a degree, to such a extent का मतलब है इस हद तक, to such a degree, इस डिग्री तक, इस हद तक, इंटेंसिटी तक,
वही मतलब इसका भी है, टू सच एक्सटेंट, टू सच एन एक्सटेंट, इस हद तक, इस एक्सटेंट तक, एक जैसा भी नहीं है। सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, इस केस में भी इन्वर्जन लागू हो जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स, जैसे राउंड द कॉर्नर आर योर एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो वर्ब पहले आया और सब्जेक्ट बाद में आया। या फिर टू सच एन एक्सटेंट, had she worked hard that to such an extent had she worked hard, इस शिद्दत से मेहनत की थी उसने कि सक्सेस उसके पीछे आई। ठीक है, ये मतलब हुआ। टू सच डिग्री के बाद सीधे आपने इन्वर्जन लगाया, पहले हेड लगाया। ठीक है, टू सच एन एक्सटेंट से भी बना सकते हैं इसको, टू सच अ डिग्री से भी बना सकते हैं। तो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर कोई भी लगा देते हैं, जैसे सो एडवर्ब ऑफ मैनर, तो angrily did she reply that everyone got shocked, इतनी गुस्से से उसने रिप्लाई किया कि हर कोई हैरान हो गया। एवरीवन गॉट शॉक्ड। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि इन्वर्जन के ये 5 केसेस और होते हैं। या तो सेंटेंस थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो जाए तो भी इन्वर्जन, आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो जाए तो भी इन्वर्जन, है ना, इंट्रोडक्शन हो जाए कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का तो भी इन्वर्जन। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज हो तो भी इन्वर्जन, ये वाले फ्रेजेस हो तो भी इन्वर्जन, कोरिलेटिव कंजंक्शन हो तो भी इन्वर्जन। लेकिन स्टार्टिंग में, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया है तो बताइए, डाउट है तो पूछिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए लगाइएगा जरा क्वेश्चन। सेंटेंस दो भाई, सेंटेंस। सुमित चौधरी सेंटेंस दो, सेंटेंस। ओनली आफ्टर, सो ओनली आफ्टर नेगेटिव हो गया। ओनली आफ्टर द ट्राइब्यूनल रिलीज कॉन्फिडेंशियल फाइंडिंग्स, डिड आ जाएगा। अब डिड क्यों आया और हेड क्यों नहीं आया? हेड इसलिए नहीं आया क्योंकि हेड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे कौन सी फॉर्म दे रखी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड डू डस के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो 8 यूनिवर्सल रूल से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता था। ए इज द करेक्ट आंसर, सिंपल एंड इजी। नहीं, आइदर और से कहाँ होता है? आइदर और से तो मैंने सेंटेंसेस तुम्हें कराए हैं, देखो क्या लिखवाया है उसमें, क्या उसमें इन्वर्जन लागू हुआ है?
ओह, ये देखो सवाल इसका अंकुश यादव का, सर इन्वर्जन और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है? अरे भाई साहब, वही डिफरेंस है इन्वर्जन और पैसिव वॉइस में। अबे यार क्या पूछ लिया भाई इसने मेरे से। भाई पहली क्लास से देखो जाके, सबसे पहली क्लास से तुम्हारे ऊपर क्लासेस आगे की देखना एकदम हराम है, देखनी ही नहीं है अगली क्लास तुम्हें। तुम बिल्कुल शुरू से जाके 8 यूनिवर्सल रूल पढ़ो भाई। तुम्हारी जड़ें तो कमजोर तो बहुत दूर की बात है, अभी तुम्हारी जड़ें बनी ही नहीं है बाबू। ठीक है, इस पेड़ में क्या ही फल आएगा। तुमने इन्वर्जन का कंपैरिजन एक्टिव और पैसिव वॉइस से कर लिया भाई। 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देखो, उसमें मैंने पैसिव क्या होता है बताया है स्कार्सली। अब यहाँ पे आ जाएगा हैट। काहे हैट? हैट द कॉन्वॉय, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ना, कंक्लूडेड। स्कार्सली से नेगेटिव इंट्रोडक्टरी, बिल्कुल पढ़ाया हुआ सेंटर, बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन मिले हैं भमोड़ने के लिए इसमें। शक्ति बैच मोस्ट प्रोबेबली आपका जनवरी लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। हाँ, अब आए तुम लाइन पे अंकुश यादव, जिसमें सब्जेक्ट पे वर्ब होता है, वर्क होता है, वो पैसिव वॉइस होता है। इन्वर्जन का इससे कोई मतलब नहीं है, इन्वर्जन सिर्फ एम्फेसाइजेशन या चेंज ऑफ फॉर्म के लिए आता है। हाँ भाई, तो डिड अ लीडर बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यही आंसर हो सकता था, बी इज द करेक्ट वन। तो इसमें तो सारे सारे सही होने चाहिए। तो इंटेंस, हाँ, वॉस। अब इसमें क्या कह रहा, कहाँ लगा दिया, देखो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तुम तुक्के मार रहे हो। तो मैंने देखा सब जगह डिड आ रहा है, डिड आ रहा है, डिड आ रहा है, डिड आ रहा है, डिड आ रहा है। अबे डिड डूडा से अकेला थोड़ी आएगा, साथ में वर्ब भी तो होगी। अब यहाँ पे तुम गलती क्यों कर रहे हो, तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम्हारे क्या है, जड़ें कमजोर है। बेसिक्स पे काम करना है, तुम समझ ही नहीं पा रहे कि यहाँ पे वॉस आएगा, आएगी तो सेकंड फॉर्म, ये सारी ही सेकंड फॉर्म्स है, सारी सेकंड फॉर्म्स हैं। चूज कैसे करोगे, मीनिंग के अकॉर्डिंग, और अगर मीनिंग नहीं समझ पा रहे तो क्या ही करोगे, सो इंटेंस डिड द डिप्लोमेटिक प्रेशर, उसका मतलब है इतना इंटेंस किया डिप्लोमेटिक प्रेशर, किसने किया, डिड का मतलब किया होता है ना, किया, किसने किया ये ना पता भाई किसने किया, और कोई और वर्ब भी नहीं है, अगर तुम इसे मेन वर्ब होगे तो उसका मतलब है किसी ने प्रेशर किया, कहाँ किया, किसको किया, किस पे किया, कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर तुम इसमें वॉस लगाते हो, सो इंटेंस वॉस, तो वॉस क्या होता है, हो ना बताता है, फॉर्म ऑफ बी है, इतना इंटेंस प्रेशर था, डिप्लोमेटिक प्रेशर इतना इंटेंस था, दैट, तो सो दैट का जोड़ा हो गया, दैट द स्मॉलर स्टेट फाउंड देमसेल्फ, तो स्मॉलर स्टेट ने अपने आप को, छोटी छोटी स्टेट ने अपने आप को क्या पाया, अनेबल टू नेगोशिएट, के वो अकेले बात नहीं कर सकती हैं, इंडिपेंडेंटली बात नहीं कर सकती हैं, कोई बड़ा स्टेट चाहिए साथ में बात करने के लिए, इसलिए आंसर हुआ ये। बात आई है समझ में, आगे बढ़े। कुछ नहीं होता वर्बल क्वेश्चन, इसे अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है, जस्ट गो फॉर इंटेरोगेटिव, जब भी क्वेश्चन पूछो इंटेरोगेटिव में ही पूछो।
मीनिंग नहीं समझेंगे तो नहीं होगा भाई। मैंने क्वेश्चंस में इसमें इन्वर्जन में क्वेश्चन तो आता है ना, पर अगर आप मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे तो कैसे होगा। इसलिए मीनिंग समझना जरूरी है, इसीलिए रीडिंग जरूरी है। नहीं, कोई रीडिंग पे डिपेंड नहीं है ये क्वेश्चन, मीनिंग पे डिपेंड है। इसमें कोई इतनी रीडिंग नहीं है, मीनिंग पे डिपेंड है। मतलब अगर तुम्हारी रीडिंग स्किल्स इतने भी नहीं है कि तुम अंग्रेजी को पढ़ के समझ पाते हो, तो अल्टीमेटली तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे देखो कहानी क्या है, हार्डली के बाद हमें ये तो पता है यहाँ पे वर्ब आएगी, ये तो ऑप्शन भी बता रहे हैं वर्ब आएगी, और बाद में सब्जेक्ट आएगा, पर कौन सी कैसे पता चलेगा, कौन सी पता चलेगा सेंटेंस का मीनिंग समझ के। अब मीनिंग अगर नहीं समझ आ रहा है तो कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक तो बात है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख गई तो हमें पता है डेड नहीं आएगा, एक एलिमिनेशन हो गया। अब बचे तीन, आगे का सेंटेंस जा रहा है किसमें, पास्ट में। तो अगर आगे का सेंटेंस पास्ट में गया तो हमें ये भी पता चल गया हैज नहीं होगा, वाओ। अब हैड बचा और वॉज बता। ठीक है, तो वॉज और बीन कभी साथ में आते नहीं है, वॉज बीन से कभी जीवन में सेंटेंस नहीं देख पाओगे, बहुत रेयर है, कभी तुमने देखा, एक बार देखा मैंने द हिंदू में। ठीक है, पर उससे भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, तो वॉज तो आएगा नहीं, जो बचा वही आंसर। तो आप इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, समझे, बी इज दी करेक्ट। ऐसे करना है क्वेश्चन को दिमाग लगा के। हाँ अगला क्वेश्चन, फिर मीनिंग में फंस गया मेरा बच्चा। लेकिन एक बात देख रहे हो, आप एनालिसिस करो अगर पूल का, तो सबसे ज्यादा बच्चों ने डी ही लगाया है। हालांकि पटकी आई है क्लास को, लेकिन हैव दे परमिटेड, अगर तुम कहोगे देखो इन्वर्जन लगना था अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, तो ये तो इन्वर्जन वाला है नहीं सेंटेंस, इसमें तो सब्जेक्ट पहले आ गया, तो ये दोनों इजी एलिमिनेट हो गए, है ना। अब तुम्हारे पास बचे ये दोनों। अब इसमें क्या है, आर दे परमिटेड, ये पैसिव हो गया, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म कौन हुआ भाई, पैसिव। तो आर दे परमिट का मतलब है किसी भी हालात में उन्हें परमिट किया गया है, अनऑथोराइज पर्सन, पर्सोनल, पर्सोनल मतलब एम्प्लॉय या डेलीगेट, तो उन्हें परमिट किया गया है, अनऑथोराइज पर्सोनल डज नॉट मेक सेंस। इसलिए आंसर ये होगा हैव दे परमिटेड, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में क्या उन्होंने परमिट किया है अनऑथोराइज पर्सोनल को, क्या उन्होंने परमिट किया है किसी भी पर्सनल को, कि कोई भी अनऑथोराइज एग्जीक्यूटिव या फिर एम्प्लॉय आ जाएगा, एक्सेस करेगा सर्विलियंस चैम्बर, ये वाली बात है। ठीक है भाई, तो आंसर हो जाएगा डी। इस सेंटेंस को बेहतर समझने के लिए कह सकते हैं दे हैव परमिटेड अंडर, they have permitted unauthorized personnel to access the surveillance chamber under no circumstances। ये मतलब है इस सेंटेंस का। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई है तो बता दो, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज पूछ लो। ये लो पोल भी रिफ्रेश कर देते हैं। यही होता है आपके साथ एग्जाम में भी, कि आपको क्वेश्चन पता होता है, आपको ये भी पता होता है क्वेश्चन किस टॉपिक से, अल्टीमेटली आपको ये भी पता होता है कि इसका आंसर किस में से होगा, तभी भी आप गलत चूज कर लेते हैं।
क्योंकि आप सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पाते। तो ये एक अलग लेवल की सीरियसनेस है कि भैया आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना है। लिटिल डैश हाउ ड्रास्टिकली, तो लिटिल, लिटिल क्या है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोडक्टरी है, तो इन्वर्जन तो लागू होगा, तो ये नहीं आएगा। अब वर द एनालिस्ट्स फोरसीइंग, अच्छा, अब आपने कहा डिड द एनालिस्ट फोरसी, ठीक है, तो डिड द एनालिस्ट फोरसी ठीक है, हैड द एनालिस्ट फोरसीन ये भी ग्रामेटिकली ठीक है, वर द एनालिस्ट फोरसीइंग हाउ ड्रास्टिकली वुड चेंज, फोरसीइंग देख रहा था नहीं होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए गलत हो गया, मीनिंग के साथ नहीं जा रहा। अब आपके पास ये बचा और ये बचा, तो आपने कहा ये वाला डिड द एनालिस्ट फोरसी हाउ ड्रास्टिकली और हैड द एनालिस्ट फोरसीन दोनों सही है। अब डिफरेंस क्या है आगे से पता चलेगा कि लिटिल हैड ये वाला लगा के देखते हैं, द एनालिस्ट फोरसीन हाउ ड्रास्टिकली द इकोनॉमिक फोरकास्ट वुड चेंज आफ्टर द न्यू डेटा वाज रिलीज, जब न्यू डेटा रिलीज हुआ था, है ना, उसके बाद कैसे चेंज हुआ। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे ए, क्या आगे वाला भी पास्ट इंडेफिनिट में ये ज्यादा बढ़िया मीनिंग दे रहा है। और हाँ, सबसे ज्यादा बच्चों ने नहीं डी लगा दिया, कोई बात नहीं है, समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है लिटिल डिड द एनालिस्ट फोरसी, ना के बराबर एनालिस्ट ने देखा था, ठीक है, देखा था, ना के बराबर एनालिस्ट ने देखा था कि कितने ड्रेस्टिकली इकोनॉमिक फोरकास्ट वुड चेंज आफ्टर, इकोनॉमिक फोरकास्ट किस तरीके से चेंज हो जाएगी, कब, आफ्टर द न्यू डेटा वाज, जब रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और यहाँ पे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सा ज्यादा ठीक है, तो मैं कहूंगा जिसने सी लगाया है उसका भी ठीक ही है और ए भी ठीक ही है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आपको कम ही मिलता है, दोनों ही ठीक है, और ये कहना भी मुश्किल है कौन सा ज्यादा ठीक है, ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, पर पोल में तो हम एक ही चूज करते हैं ना। ये अच्छा क्वेश्चन, मजा आया कुछ सेंटेंस में। भाई सब प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, आप प्रेजेंट टेंस नहीं समझ पा रहे हैं क्या, हाफ होगा ना। देखो पहले तो यहाँ पे आ रहे हैं रिचुअल्स, ये है इसका नाउन, तो अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, और प्लूरल हमारे पास एपी दे रखा है, उस हिसाब से भी याद। अब सवाल ये सर प्रेजेंट क्यों करे, क्या कह रहा है, नेवर नोवेयर एल्स हैव सच इलेबोरेटेड रिचुअल्स बीन प्रिजर्व्ड विद सच fervor, कहीं नहीं किए गए हैं, तो ये रिचुअल्स कह रहा है प्रिजर्व की बात है, प्रिजर्व का मतलब क्या है कि आज की बात है, आज तक सेफ है, ना कि किए गए थे। तो अगर तुम हैड कह दोगे तो उसका मतलब है रिचुअल्स किए गए थे, सेफ किए गए थे, किए गए थे की बात नहीं कह रहा है, और हैज तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। डिड से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बीन और डिड साथ में नहीं आते, तो डिड वाला एलिमिनेट हुआ, है सिंगुलर की वजह से और ये पास्ट की वजह से, ठीक है। जो मैं कहूँ कि जैसे हमने अपना कल्चर प्रिजर्व कर रखा है, यही तो कहूंगा, हमने कर रखा, हम कर चुके थे थोड़ी बोलूंगा, हैड बीन बोल दोगे तो उसका मतलब होगा कर चुके थे, तो कहीं ना कहीं इन्वर्जन के साथ क्वेश्चन फंसा है टेंसेस वाला, और इसलिए आपने खाई है पटकी। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो अकेला इन्वर्जन नहीं पूछ रहा होता है, वो इन्वर्जन के साथ उसने किया टेंस घुसा देगा, कंजंक्शन घुसा देगा, ये जैसे पिछला वाला क्वेश्चन तुमने देखा था, क्या इसमें नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, इसमें एक्टिव पैसिव घुसा दिया था। तो जैसे तुम्हारे यहाँ मैथ्स का क्वेश्चन होता है ना कि इंटीग्रेशन में ही कुछ और भी डाल दिया उसने,
ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के कि दो चैप्टर को मिक्स करके आपसे पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बड़ा जरूरी है। अगला क्वेश्चन देख लिए। ये आप क्वेश्चन भमोड़ेंगे, देखिए मेरी क्लास के क्वेश्चन तो आप कभी नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ टफ देने की। लेकिन जरा सोच के देखिए आप डीपीपी का क्या हाल करेंगे, ये मैं पूछूंगा आपसे अगली क्लास में, डीपीपी भमोड़ देना आप। वैसे भी ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सीडी एनडीए लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल है, सीडीएस के करीब, सीडीएस को छूता हुआ लेवल है, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा टफ मैं कराता हूँ क्लास में, इसीलिए तुम डीपीपी में फोड़ते हो। डीपीपी में तुम्हारे सारे सही क्यों होते हैं, ज्यादा सही क्यों होते हैं, क्लास में इतने सही क्यों नहीं होते? बहुत सिंपल सी बात है, क्लास में जो तुम्हें रगड़ मिलती है उसकी चमक तुम्हें डीपीपी में हासिल होती है। Really was it in the history of the public? Been तो was नहीं हो सकता क्योंकि आगे been आया, ठीक है। did नहीं हो सकता क्योंकि आगे been आया, ग्रामर से ही दो एलिमिनेट हो गए। Rarely has in the history of republic been a motion passed with such an, है ना, कभी। तो यहाँ पे यार have there थोड़ी बोलोगे, has it बोलोगे, क्योंकि rarely has in the history of the republic been a motion passed, ये है सब्जेक्ट। और ये कैसा है भैया, ये है सब्जेक्ट कौन सा, सिंगुलर। वाह, दिमाग लगा के क्वेश्चन होगा भाई, इसलिए आंसर कराएगा इसका सी। और फिर एक सुंदर पटकी, समझ आना जरूरी है। देखो मैं बार बार कहता हूं, ये मेरी क्लास का तकिया कलाम है, ये तुम यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सुनने वाले हो। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए, इसलिए ये क्वेश्चन तुम्हें सिखा के जा रहा है ना। बात को समझो, रेयरली हैज इट इन द हिस्ट्री ऑफ द रिपब्लिक बीन, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है अमोशन has really been has rarely been passed with such anonymity in the history of republic, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस। क्लियर है, समझ में आना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन गलत हुआ ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि दुल्हन वही जो पिया मन भाए और क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए। शुरू शुरू में तुम परेशानी इसलिए होते थे, सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं। हाँ, तो रीडिंग बढ़ाओ नितिन यादव, रीडिंग बढ़ाओ। तुम्हारा जितना ध्यान पोल पे है ना कि मैं पोल में आंसर कर दूं, उतना ध्यान अगर रीडिंग में होता तो ये क्वेश्चन भमोड़ रहे होते। और अभी देखो तुम्हारा ही कोई साथी होगा जिसने क्वेश्चन भमोड़ दिए होंगे। मीनिंग समझिए, सच डैश द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन, आगे कोई वर्ब नहीं है, आगे कोई वर्ब नहीं है तो डिड नहीं आ सकता, डिड मेन वर्ब हो जाएगा ना। इसका मतलब हो जाएगा सच डिड द फोर्स, फोर्स ने किया, है ना, ऐसा फोर्स ने किया, फोर्स ने किया एक्सप्लोजन, ऐसा कुछ मीनिंग हो जाएगा। तो हैड बीन भी नहीं आ सकता है, वर होगा या वॉस होगा। एक्सप्लोजन की बात हो रही है तो सिंगुलर होगा, वॉस होगा। क्वेश्चन देखते ही धराशाही, डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट अ पार्ट की, क्या है क्या रहा है समझने की कोशिश करिए। द फोर्स ऑफ द एक्सप्लोजन वॉस सच दैट विंडोज शैटर्ड इन बिल्डिंग। तो ये क्या कह रहा है, मीनिंग ऐसे निकाला करो ना, द फोर्स of the explosion was such that, इसके बाद ये पूरा उतार दो, that windows shattered in public in buildings several miles away। अरे आ गई बात समझ में, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से बताइए। अरे पोल को काहे रहते हो तुम, पोल को मत रोया करो, तुम्हारे एग्जाम में भी पोल नहीं आएगा ना। अपने पास नोट करते रहो और देख लो सर ने जितने क्वेश्चन कराए उसमें तुम्हारे कितने सही हुए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन भाई, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है आज की क्लास में। मीनिंग वाले क्वेश्चन नहीं है ना, टेढ़े क्वेश्चन है।
मीनिंग समझिए और क्वेश्चन लगा दीजिए। तो जिसने मीनिंग समझा और क्वेश्चन लगाया उसने ऑप्शन लगाया होगा सी। बहुत बढ़िया, 40% तो पहुंचे। अब हमने पटकी बचाई। ठीक है, ओनली व्हेन दी, तो ओनली व्हेन आ गया, तो ओनली प्लस व्हेन हो जाए, ओनली आफ्टर हो जाए, तो इन सब में इन्वर्जन लागू होता है। लेकिन कब? सेकंड सेंटेंस में। देखो एक पहले भी आया, अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो तो। देखो, ओनली आफ्टर द ट्राइब्यूनल, तो ट्राइब्यूनल होता है कोर्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट आया और उसके बाद वर्ब आया। ठीक है, यहां पे तो सही जा रहा है सेंटेंस। इन्वर्जन कहां लागू हुआ? सेकंड सेंटेंस में। तब इसमें डिड आया और बाद में सब्जेक्ट आया। तो ओनली आफ्टर, ओनली व्हेन, इसमें इन्वर्जन बाद वाले में लागू होता है। ऐसे ही आप देखेंगे इसमें यहां हुआ, देन इन्वेस्टिगेशन वाज रीओपन, तो इन्वेस्टिगेशन रहा सब्जेक्ट और ये रहा आपका वर्ब। तो यहां लागू हो रहा है इन्वर्जन। वॉज इट डिस्कवर्ड, ठीक है, डिड डिस्कवर नहीं होगा, वॉज डिस्कवरिंग नहीं होगा। मीनिंग समझिए, ओनली व्हेन द इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ तब जब इन्वेस्टिगेशन ओपन की गई, वॉज डिस्कवर, डिस्कवर किया गया क्या? ये क्रूशल डिस्क्रिपेंसीज हैड बीन इग्नोर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल डिस्क्रिपेंसीज थी, मतलब झोल ना, जिसको इग्नोर किया गया था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन की असल में लैंग्वेज गंदी है, इसमें फंस रहे हो तुम लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे, मीनिंग नहीं समझ पा रहे। अब तुम्हें देखेगा ना, जो टीचर्स यूजुअली करते हैं वो लैंग्वेज बड़ी आसान कर देते हैं। बच्चों को लगता है मेरे को टॉपिक समझ में आ गया, मुझे सब आ गया, बट उससे काम होता नहीं है। बच्चों को सिखाना है तो आपको लैंग्वेज टफ करना पड़ेगी, ताकि आदत हो जाए ऐसे ओपोनेंट से भिड़ने की। नो सूनर द कमिटी इशूड, अब हम जानते हैं यार, नो सूनर इन्वर्जन लेगा, सेंटेंस इन्वर्जन लेगा, तो बस वहीं लगा दो आंसर। नो सूनर, ये पूरा गलत हो गया। नो सूनर डिड दी कमिटी इशू, ठीक है। रोशनी यादव सर, मैं डेली रीडिंग करती हूं बट इम्प्रूव अभी नहीं ही रहा है। हाँ, तो देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं आप, क्या मिस कर रहे हैं? वोकैबुलरी रजिस्टर मिस कर रहे हैं, एनालिसिस में गलती कर रहे हैं, या रीडिंग में क्या ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, मीनिंग बेहतर नहीं समझ रहे हैं। तो भाई ये क्वेश्चन जो है ना, चालाकी वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इन्वर्जन के साथ मिक्स किया है क्वेश्चन टैग, और एरर क्वेश्चन टैग में दिया है। बच्चे ने सोचा इन्वर्जन है, नेवर है, यही कोई गड़बड़ होगी, इन्वर्जन सर पढ़ा रहे हैं, इन्वर्जन है, ये यही गलती होनी है। भाई हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है ये पोर्शन, कोई गलती नहीं है। नेवर के साथ इन्वर्जन लागू हो गया। नेवर हैव द सिटीजन विटनेस सच अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड, आज तक कभी इतना क्लियर बेइज्जती सिटीजन्स ने नहीं देखी होगी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटोकॉल। किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटोकॉल की। इन रिसेंट डिकेड, जितना पिछले 10 सालों में हुआ है, जितनी बेइज्जती कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटोकॉल की पिछले 10 सालों में हुई है, उससे उतनी आज तक लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। तो ये सेंटेंस किस में है? हैव के साथ थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में है ना, तो ये भी तो परफेक्ट में होगा। तो ये क्या हो जाएगा? हैव दे, क्योंकि सेंटेंस पहले ही नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा। ऊपर से इसका टेंस भी बदल जाएगा, डिडंट दे नहीं होगा, हैव दे।
तो आंसर रहेगा सी। आया कुछ मजा आया? तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मिक्स। अमन, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जिंदगी में उतारते रहिए। वैभव राजपूत, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ऑफिसर बनो तुम, इसी साल सेलेक्ट हो। जो करना चाहते हो वो करो, अपने हिस्से का पूरा दम लगाओ, एक ईमानदार इंसान बनो, जिंदगी बेहतरीन जियो। नाज हो तुम्हें अपनी जिंदगी पे। चलो भाई, ओनली आफ्टर द मिनिस्टर रिजाइंड वर द डॉक्यूमेंट्स। बी इज द करेक्ट। ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि ओनली आफ्टर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इन्वर्जन लागू हुआ, वर द डॉक्यूमेंट्स लिखा जाएगा। आसान था ये वाला। अब सेलेक्ट करना है सेंटेंस कौन सा वाला सही है इनमें से। ए और बी में समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है जब डस्ट क्लियर हुई तब इन्वेस्टिगेटर ने रियलाइज किया कि डिस्ट्रक्शन कितना खतरनाक हुआ है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग गिर गई, लेकिन धूल ही धूल है, धूल ही धूल है, धूल ही धूल है, और धूल हटी ही नहीं है। पानी का टैंक मंगाया गया, धूल हटाई गई। ठीक है, तो जब डस्ट क्लियर हुई तब पता चला कि कितना खतरनाक नुकसान हुआ। ठीक है, तो पहले डस्ट क्लियर हुई है, पहले पता चला, है ना? पहले डस्ट क्लियर हुई। इसलिए जब ये सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप आगे वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में नहीं कर सकते। इसका मतलब हो जाएगा ये बात पहले से पता हो चुकी थी, ये नहीं कह सकते ना कि बाद हुई है, इसलिए सेम टेंस रखना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा ए। समझ आई बात? लॉजिक समझिए, टेंस का लॉजिक समझिए। ठीक है, ये क्यों नहीं हो सकता? इसमें तो इन्वर्जन इन्होंने लगाया ही नहीं है, और यहाँ पे भी इन्वर्जन इन्होंने लगाया ही नहीं है, तो आंसर हुआ आपका ए। ठीक है भाई। तो मजा आया ना आज की क्लास में? मजा इंपॉर्टेंट है। चलो। तो काय की डीपीपी है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। चलो, अच्छा, यहाँ से कुछ वर्ड मिले सीखने वाले, नोट किए। वो क्या आपकी प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स हार्बर कहलाता है। बी इज दी करेक्ट आंसर। ये सब नोट कर लेना भाई। अ पनिशमेंट इम्पोज फॉर ब्रेकिंग लॉ, तो पेनल्टी पड़ती है। कंपनसेशन तो मुआवजा होता है। अ पर्सन हु गिव्स हेल्प, तो बेनिफेक्टर होता है। बेनिफिशियरी वो होता है जो रिसीव करता है हेल्प। फेवरिंग रिलेटिव स्पेशली इन पॉलिटिक्स, ये बताया था तुम्हें। भाई भतीजावाद, नीपोटिज्म कहलाता है, भाई भतीजावाद। अ पर्सन और बिहेवियर दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये भी हमने क्लास में किया हुआ वर्ड है। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल, अतुल्य भारत, अविश्वसनीय भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। अ पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर बिलीव्स, मार्टियर, शहीद को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? किसी दूसरे की बिलीव्स की वजह से। द डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक किलिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, अच्छा, स्पेशली पर्टिकुलर, तो ये जीनोसाइड होती है, ये भी हमने करा है। पैरिसाइड रिलेटिव्स की होती है, सब पढ़ाए हैं आपको।
द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन वाइफ यूक्सोरिसाइड, सब तो पढ़ा हुआ डीपीपी में, डीपीपी में तुम्हारा कोई गलत होने का मतलब नहीं है, सब आसान रहता है। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन मदर इज कॉल्ड इज मेट्रिसाइड हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। द आर्ट और टेक्निक ऑफ मेकिंग मैप्स एंड, तो मैप्स बनाने वाली कार्टोग्राफर कहलाते हैं। कैलीग्राफी हैंड राइटिंग होती है। द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, तो किंग वाला हो गया भैया रेजिसाइड। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, लव के लिए तो फिलिया हो जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द एक्ट ऑफ वंस ओन सिस्टर को सरोरिसाइड हो जाएगा। कितने आसान आसान क्वेश्चन है। लव फॉर थंडर, थंडर के लिए ब्रोंटोफिलिया, लव बता रहे हैं तो ब्रोंटोफोबिया नहीं होगा, ब्रोंटोफिलिया होगा, फोबिया डर हो जाएगा। ऑपोजिट बताना है, तो ऑब्सक्योर होता है धुंधला, तो क्लियर हो जाएगा साफ, इसका उल्टा। इसी तरीके से सैंग्विन होता है आर्डेंट ऑप्टिमिस्टिक, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो पेसिमिस्टिक इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसी तरीके से वी बायगॉन, वी बिगॉन का मतलब होता है सैड, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। चीयरफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। म्यूचुनस होता है जो अगेंस्ट जाता है, ठीक है, रिबेल, इसका उल्टा हो जाएगा एरोगेंट ना ओबीडियंट। फोज होते हैं एनिमी, ओपोनेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रोटोगनिस्ट कौन होते हैं, किसी मेन कैरेक्टर नॉवेल के है उसके। तो भैया होमवर्क यह है कि डीपीपी लगानी है हर हाल में, डीपीपी से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारी एनडीए लेवल की ही होती है, ये एनडीए लेवल से ऊपर का होता है जो मैं क्लास में कराता हूँ। इसके बाद तुम शक्ति बैच से, पुराने वाले से इसके क्वेश्चन लगा लेना, उसके बाद जीवन में कभी इन्वर्जन में कुछ गलत नहीं होगा, इन्वर्जन तुम्हारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये एक किताब है जिसके बारे में तुम्हें पहले भी बताया है, तुम ले सकते हो, इसमें 23 सॉल्व पेपर्स हैं, चैप्टर वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं, एक्यूरेट डिटेल्ड सोल्यूशन भी तुम्हें मिलेंगे, गलतियां बहुत कम है इसमें, और चैप्टर वाइज मतलब ईयर वाइज सीट अवेलेबल एंड कट ऑफ ट्रेंड्स वगैरह भी इसमें है, तो एक अच्छी किताब है, आप चाहे तो ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बुक्स भी हैं, अगर आप पूरा सेट लेना चाहते हैं तो ये सब है, इस पर कुछ डिस्काउंट भी मिल रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा एक बात और बता दूं, अगर तुम्हारा कोई दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा ताऊ, कोई भी अगर कोई बैच खरीदना चाहता हो, तो क्रिसमस का भी ऑफर आया हुआ है। मेरे को बोला था कि सर इस पे एक शॉर्ट जाना है, जो कोई मेरे को बोला था बनाना था, मेरे को अभी याद नहीं रहा, तो तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ पर्सनली, किसी को खरीदना हो तो खरीद सकते हो, अभी क्रिसमस का ऑफर चल रहा है, सस्ते में खरीदना है तो क्रिसमस का ऑफर है, 25 तक रहेगा, ठीक है। तो ये थी भाई हमारी आज की क्लास, और अगर आज के चीते देखे जाएं तो चीते हैं भाविका, चीते नहीं है भाई, आज चीती है भाविका नागरे, जिसने 14 सही करे हैं और सबको पछाड़ा है एक क्वेश्चन से। उसके पीछे है पलाश, फिर निखिल, गोविंद, रवीना, शुभ, भानु, सियाल, ओमकार और आर्य तिवारी, ठीक है। तो ठीक ठाक स्कोर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम जाते हैं अपना दिल फूकने के लिए और जाते हैं कमेंट पढ़ने, तो देखते हैं क्या मिलता है। सर क्वेश्चन लगाने के बाद समझ आया कि इन्वर्जन टेंस के साथ ज्यादा आता है, जी हाँ, इसीलिए क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। नक्सलिज्म क्या होता है, नक्सलवाद को नक्सलिज्म कहते हैं। बहुत सारे लोग जो अपने आप को बागी कहते हैं, वो देश की नज़र में अक्सर जो अथॉरिटी होती है उनकी नज़र में कौन होते हैं, उनकी नज़र में आतंकवादी होते हैं। तो नक्सलवाद भी एक तरह से आतंकवाद का ही एक चेहरा है, ठीक है, जिसे हमारी सरकार ऐसे मानती है। अगर आप नक्सलियों से पूछेंगे तो वो कहानी कुछ और बताएंगे। हर टेररिस्ट की, हर रिबेल की यही कहानी होती है, ठीक है। सर हैड बीन क्यों नहीं, कहाँ पे, सच हैड बीन द फोर्स ऑफ, ऐसी फोर्स हो चुकी थी एक्सप्लोजन की, ये मतलब हो जाएगा इसका। मीनिंग निकालो मेरे बच्चे, मीनिंग। सर इन्वर्जन होता क्या है, ये कैसे लगता है करना, छोड़ दीजिए फिर, काहे चक्कर में पड़े, वैसे भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, छोड़ दीजिए। अगर टीचर आपको पूरी क्लास पढ़ा दिया, मल्टीपल एग्जाम्पल, तुम्हारी क्लास का बच्चा 15 में से 14 स्कोर कर गया उसमें से, तुम पूछ रहे हो सर क्या है ये, समझ में नहीं आ रही है क्या है, तो बाबू नहीं हो तुम इस चीज के लिए, कहाँ चक्कर में पड़ गए तुम। द गैंग ऑफ रॉबर्स है तो वर्क की जगह वॉज होगा। अच्छा जी, देखिए एक बार, हो सकता है ये गलती हम कर गए हों। गैंग ऑफ रॉबर्स वाला क्वेश्चन कहाँ था, अंडर द ट्री वर स्लीपिंग, हाँ वॉज स्लीपिंग होगा, ये बात आपकी सही है।
ये हम बिल्कुल मानेंगे। हो गया। अंडर द ट्री वर स्लीपिंग द रॉबर्स ऑफ द विलेज। तो मैंने सब्जेक्ट को प्लूरल कर दिया, वर्ब वैसी रहने दी। और देखते हैं भाई और क्या चरस है। और अरैव में 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देखिए। सर्वर क्यों नहीं आया, यहाँ बिल्डिंग्स हैं, ये देख लेते हैं भाई। यहाँ तो कोई बिल्डिंग्स ही नहीं है, गलत क्वेश्चन टैग कर दिए हो। वर्क क्यों नहीं आया, सो इंटेंस, क्योंकि डिप्लोमेटिक प्रेशर की बात हो रही है, ये सिंगुलर है, समझ रहे हैं, इसलिए बहुत सिंगुलर है। ऐसी कैसी बातें पूछते हो। डिड अ लीडर, अजीब सा नहीं लग रहा। ये बहुत बढ़िया लॉजिक है, अजीब सा नहीं लग रहा। बाबू अजीब सा इसलिए लग रहा होता है, जब तुम छोटे थे ना, पहली बार तुमने कुत्ता देखा होगा तो भी बड़ा अजीब लगा होगा, इसलिए छोटे बच्चों को कोई भी जानवर दिखाओ ऐसे दिखता हूँ, और भाई ये क्या चीज है, ये तो मेरे जैसा है नहीं, ना मम्मी जैसा है, ना पापा जैसा है, ना पड़ोसी जैसा है, लग तो बहुत मसरा है, ये कोई नई चीज है। तो ये क्या होता है ना, जब हमारा ज्ञान कम होता है तो हमें चीजें बड़ी अजीब सी लगती हैं। तो ये रीडिंग करिए ताकि अजीब सी चीजें आपकी खत्म हो जाए। आर और एफ में कंफ्यूजन है, 8 यूनिवर्सल रूल, शक्ति बैच फ्री देना, शक्ति बैच ही देना पड़ेगा क्या। हाँ तुम्हें तो, तुमसे तो लेनी ही चाहिए, तुम जैसों से जरूर लेनी चाहिए। एक तो तुम्हें शक्ति भी लिखना नहीं आता है, ऊपर से टीचर बता चुका है तब भी सवाल पूछ रहा है, तुमसे भाई फीस जरूर लेनी चाहिए। अगर तुम कहीं दिख भी जाओ, कमेंट हो, तो ऐसी टेक्नोलॉजी होना चाहिए तुम्हें निकाल लिया जाए क्लास से बाहर और तुमसे कहे भाई पहले तू फीस भर, ठीक है, उसके बाद तू बैठेगा। समझ रहे हो, ये तुम्हारा छोड़ो यार। एज सुन एज के साथ ऐसे ही बनेगा, एज सुन एज आई लेफ्ट द क्लास, तो उसमें इन्वर्जन लागू नहीं होता है। चलो दैट्स इट, अब इससे नहीं हो रहा हमसे कुछ और, काफी है भाई। कमेंट पढ़ के इतना ही दिल जला सकते हैं, क्योंकि और भी तो क्लासेस हैं, वहां भी तो मन जलवाना है ना अपना। चलो तो अभी के लिए इतना ही काफी है। किसी का कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज है इसके अलावा कंटेंट से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं और मुझे जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, होमवर्क जरूर करिएगा, उसको मिस नहीं करिएगा। ठीक है भाई। चलो थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी है कि जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।